नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस वक्त संसद टीवी की टीम मौजूद है हरियाणा विधानसभा में और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण जी। बहुत बहुत स्वागत है सर संसद टीवी पर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। एक शानदार हैट्रिक आपकी 2014, 2019 और 2024। घरौंडा की जनता ने आपको विजयी भव का आशीर्वाद दिया और विधानसभा तक हर बार अपने मुद्दे लेकर भेजा। राजनीतिक सफर की अगर मैं अब बात करूं तो शुरुआत कहां से हुई, प्रेरणा कैसे मिली आपको? देखिए, मैं अपने राजनीतिक सफ़र को अगर देखता हूं जी, तो वास्तव में मैं भी नहीं जानता कि राजनीति में मैं कब आया, परंतु इतना मालूम है कि जब मैं बहुत छोटा था तो पिताजी के साथ छुट्टी के दिन जब होते थे तो छुट्टियों में मैं पिताजी के साथ जाया करता था। वो मुझे लेकर जाते थे और जब मैं उनके साथ जाता था तो देहात में, गाँव में, कभी वो पंचायत में होते थे, लोगों के दुख सुख में होते थे। तो जब मैं उनको बात करते हुए देखता था, लोगों के साथ उनका जुड़ाव देखता था, तो मेरा समाज के साथ जुड़ाव बचपन से वो हो गया और वो धीरे धीरे राजनीति की तरफ कब आया तो मैं समझता हूँ कि एक लंबा सफ़र, एक सामाजिक सफ़र और वो राजनीतिक सफ़र में तब्दील हुआ। और उसके बाद फिर मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, मुझे लोगों ने ये जिम्मेवारी दी और आज मैं अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते हुए आज विधानसभा अध्यक्ष के नाते जो मुझे दायित्व मिला है, मैं उसके लिए बहुत बहुत सब लोगों का, नेतृत्व का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अक्टूबर 2024 में आपको ये जिम्मेदारी मिली बतौर विधानसभा अध्यक्ष की। आपने ये पदवी संभाली, उसके बाद एक समानता का भाव हो जाता है। वो पार्टी से ऊपर उठकर आप सबकी बात समान रूप से सुनते हैं। ऐसे में बतौर विधानसभा अध्यक्ष आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक न्यूट्रल रोल है। एज अ स्पीकर आप एक इस हाउस के कस्टोडियन हैं और उसमें आपको न्यूट्रलिटी हमेशा बनाकर रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस रोल में मैं सभी सदस्यों को एक विधायिका के नाते, एक विधायिका प्रभावी हो, हर सदस्य को अपने क्षेत्र की, प्रदेश की बात रखने का मौका मिले और कहीं ना कहीं सदन की सार्थक चर्चा के माध्यम से वो कार्यपालिका में जाए, सरकार के पास जाए और उसका समाधान हो। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा रोल है, बहुत सेटिस्फाइंग रोल है। और मुझे लगता है कि विधायिका जितनी प्रभावी होगी उतना ही लोगों का भला होगा, राष्ट्र और प्रदेश आगे बढ़ेंगे। विधायिका के प्रभावी होने के साथ साथ कार्यपालिका का प्रभावी होना भी बेहद ज़रूरी है। जनता की समस्याएं आप तक पहुंचती हैं, लेकिन वो सही तरीके से, सुचारू रूप से उस पर काम हो सके। ऐसे में आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, विधायिका और कार्यपालिका के अपने अपने काम हैं और मैं समझता हूँ कि दोनों का जो एक कोऑर्डिनेशन है वो एक अच्छा होना चाहिए। और विधायिका जो कानून बनाती है, नीति निर्धारण करती है, बजट पास करती है, उसके बाद जो सरकार काम करती है उसका एक निगरानी करना, उसको एक हर काम को चेक करना कि वो ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं, तो एक ऐसा कार्य है जिसमें मैं समझता हूँ कि सदस्यों को भी गंभीर होना चाहिए। और इसी प्रकार से कार्यपालिका में जो लोग हैं, चाहे उसके अंदर हमारे शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनको भी बहुत गंभीरता से अपने कार्य को करना चाहिए। क्योंकि एक टीम की तरह मैं समझता हूँ कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो ये दो बहुत क्लोजली इकट्ठे होकर काम करते हैं, चाहे वो विधानमंडल है, चाहे हमारे सरकार है, तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में रहे और आखिर में जो एक हमारा उद्देश्य है वो लोगों की भलाई है, वो प्रदेश की तरक्की है, राष्ट्र निर्माण है। उस दिशा में हम सब मिलकर काम करें। वास्तव में हर संस्था को मजबूत होने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति के अंदर वो भावना होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जनप्रतिनिधियों के अंदर वो भाव रहना चाहिए कि कैसे हम एक अच्छा कानून बना सकते हैं, कैसे हम एक अच्छी सार्थक चर्चा करके हम किसी भी विषय को बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, हम समाधान निकाल सकते हैं। तो संवाद जरूरी है, विवाद अवॉइड होना चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारे शासन में जो हमारे मिनिस्ट्री है, हमारे अधिकारी हैं, उनको भी समाधान निकालने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो भी विषय आता है, जनप्रतिनिधियों को एक बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान होता है, उनका जो अनुभव है वो एक बहुत वास्ट उनका एक्सपीरियंस होता है। तो उनकी तरफ से जब भी कोई बात आती है
तो मैं समझता हूँ कि सरकार को उसे गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर बात कही कि महज वाद विवाद नहीं, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जब सदन में आते हैं तो बहुत सारी बातें जो जनता की होती हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लेकर आते हैं, लेकिन जो नए सदस्य हैं वो अपनी आवाज़ उसी तरीके से बुलंद कर पाएँ, अपनी आवाज़ पहुँचा सकें आसन तक, उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं या आप उन्हें किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? देखिए, दो तरीके से। जो भी नए विधायक चुनकर आते हैं, सबसे पहले उनको विधायिका की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए हम ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लगती हैं। उसके साथ साथ उनको अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आता है, महान सदन के सदस्य के नाते जो भी वो काम आगे अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, वो एक तय नियमों के हिसाब से, प्रक्रिया के हिसाब से वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो वो सभी नियम, कानून, प्रक्रियाएं, परंपराएं, इनसे वो सभी वाकिफ़ होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो नए सदस्य चुनकर आते हैं उनको बोलने का पूरा अवसर मिले। तो मेरा ये प्रयास रहा है, जो एक छोटा सत्र भी पिछले दिनों में हुआ है, आने वाले दिनों में बजट सत्र भी आने वाला है, कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं हर सदस्य को दूं। और नए सदस्यों के लिए मैं सुनिश्चित करता हूं कि वो हर हाल में बोलें। ये मैंने पहले सत्र के अंदर भी प्रयास किया है कि हमारे कोई भी सदस्य ऐसा ना रहे जो कि हाउस में ना बोले। ये मैंने इस बात को सुनिश्चित किया। हाल ही में विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किया गया। आपका एक बहुत सुंदर इनिशिएटिव भी रहा। प्राइड के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ और उसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी भी पहुँचे। बहुत अच्छे सेशंस रहे। ऐसे में अगर मैं उस पूरे प्रबोधन कार्यक्रम के टेक अवेज आपसे जानना चाहूँ। देखिए, एक बहुत अच्छा अनुभव ये सभी सदस्यों के लिए रहा है, क्योंकि इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम ये बहुत ज़रूरी हैं। और हमने इससे पहले भी एक शॉर्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमने अपने सदस्यों के लिए रखा था 2 महीने पहले, और उसके बाद हमने अपने विधानसभा के सभी स्टाफ, सभी अधिकारी, कर्मचारियों के लिए भी एक 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन रखा था। और अभी जो ये सदस्यों का ट्रेनिंग सेशन हुआ है, निश्चित रूप से बहुत लाभकारी रहेगा। और ख़ास तौर पर क्योंकि इसके अंदर एक्सपर्ट्स के ने जो अलग अलग विषयों पर जो अपनी बात रखी है, और उसके साथ साथ इसमें सीनियर पार्लियामेंटेरियंस, इसमें सारे ऐसे फंक्शनरीज़ आए हैं जो एक, चाहे उसमें लोकसभा स्पीकर हैं, चाहे उसमें डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हैं, और 4 राज्यों के स्पीकर्स यहाँ पर आए हैं, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आए हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री आए हैं। तो उन्होंने जब उन विषयों के ऊपर चर्चा की है, तो निश्चित रूप से एक व्यवहारिक ज्ञान हमारे सदस्यों को मिला है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि वो हर टॉपिक पर जब उन्होंने चर्चा की तो वो एक सहजता से हमारे सदस्यों को समझ में आई है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही फ्रूटफुल ये सेशन 2 दिन का रहा है, और निश्चित रूप से हमारे जो 40 नए सदस्य चुनकर आए हैं उनके लिए वास्तव में एक बहुत अच्छा ये रहा है, क्योंकि उनको एक विधायी कार्यों की जानकारी, उनको किस प्रकार से हमारा आचरण होना चाहिए, किस प्रकार से हमें अध्ययन करना चाहिए, कैसे हमें पूरी तैयारी के साथ अपनी कमेटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि एक तरफ सदन में चर्चा होती है, दूसरी तरफ हम सरकार के कामकाज के ऊपर जब निगरानी रखते हैं, वो सभी कार्य हमारी पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ हैं उनके माध्यम से होता है। तो उसके अंदर किस तरह से पूरी तैयारी के साथ पूरे एजेंडा को पढ़ना, विषय की पूरी जानकारी, और जब ओरल एग्जामिनेशन होता है तो उसमें जब आप सीनियर ऑफिसर्स के साथ जब आप चर्चा करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा होना चाहिए उस विषय पे, तभी आप वो कर सकेंगे। तो ऐसे सभी विषय आए हैं जिससे कि आने वाले समय में सभी मिलकर ये प्रयास करेंगे कि हमारी विधायिका प्रभावी हो, हमारी कमेटीज़ की जो वर्किंग है वो और बेहतर हो। तो ये बहुत सार्थक ये 2 दिन का सेशन रहा है। भविष्य में कुछ इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने का आपका कोई प्लान है? निश्चित रूप से ये मेरे आगामी योजना में रहेगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेशंस ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो 2 दिन में हो गया और उसके बाद हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि चाहे कोई सदस्य पहली बार चुनकर आया है या कोई सदस्य 6 बार चुनकर आया है, सीखने की कोई लिमिट नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में है वो सीख सकता है, वो और अपने काम को बेहतर कर सकता है। वो किसी भी स्तर पर है, सीखने से उनकी निपुणता बढ़ेगी, और वो किसी भी आयु का है, सीखने की कोई आयु नहीं होती है।
तो लगातार हम ये ट्रेनिंग सेशंस भी आगे जारी रखेंगे और उसके साथ साथ एक असली प्रयास जो रहेगा वो रहेगा कि विधायकों की ज़्यादा से ज़्यादा रुचि विधायी कार्यों में रहे और एक जिस प्रकार की एक कार्य संस्कृति होती है, जिस तरीके से हमारा एक आचरण होना चाहिए उसके अंदर ढल के, क्योंकि जब तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं बनता तब तक वो किसी ना किसी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ होता है, परंतु जब कोई सदस्य निर्वाचित होता है, निर्वाचन के बाद एक सोच का स्तर भी बहुत ऊंचा होना चाहिए और मुझे लगता है कि राजनीति उस पर कभी भी हावी ना हो। सदस्य सदस्य है, चाहे वो सत्ता पक्ष का है चाहे वो विपक्ष का है, और एक सदस्य के नाते हमेशा उनको उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया है, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए इस महान सदन में भेजा है, प्रदेश तरक्की करे इस नाते से उनसे अपेक्षाएं हैं, तो उन लोगों की तरफ देखते हुए अपना काम करें। और मैं समझता हूं कि जितने भी सदस्यों के अंदर गंभीरता होगी, जितना भी वो विधायी कार्यों में रुचि लेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम हम विधान मंडलों के माध्यम से हम लोगों के लिए कर पाएंगे। हम कहते हैं नया भारत डिजिटल भारत है, तो इस डिजिटल युग में आप डिजिटल माध्यमों के साथ कैसे अधिक तरीके से जुड़ पा रहे हैं और साथ ही साथ सदन के कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हरियाणा की विधानसभा, अगर मैं डिजिटल इस विषय की बात करूं तो हरियाणा की विधानसभा काफ़ी अग्रणी रही है, क्योंकि नेवा पेपरलेस हमारी जो विधानसभा है और इस दिशा में हम अभी और आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने विषय रखा और उन बहुत सारे विषयों में से एक विषय टेक्नोलॉजी का भी था, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं कि वन नेशन वन लेजिस्लेशन, तो एक ऐसा पोर्टल तैयार हो जिस पे सभी हमारे देश के विधानमंडल, हमारी पार्लियामेंट सभी उसके साथ जुड़ें और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक ऐसा रिकॉर्ड, एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड, चाहे वो हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस की स्पीचेस हैं, चाहे अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चाएं हैं, वो सब उस पोर्टल के माध्यम से सभी को उपलब्ध हो, ताकि जो भी हमारे सदस्य हैं वो जिस विषय पर बोलना चाहे, जिस विषय की जानकारी लेना चाहें और उनको वो आसानी से उपलब्ध हो। और असम में क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो हम हरियाणा में लागू करें, हरियाणा की अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो कर्नाटक लागू करें। हर स्टेट उस एक प्लेटफॉर्म पर आकर कुल मिलाकर विधायिका कैसे प्रभावी और मजबूत हो, उस दिशा पे काम होगा। निश्चित रूप से हरियाणा की विधानसभा पार्लियामेंट को फॉलो करती है और आगे भी हम फॉलो करते हुए टेक्नोलॉजी से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम करेंगे, चाहे उसमें सदस्यों से जुड़ी हुई बातें हैं, चाहे सिक्योरिटी की बात है, या इस प्रकार की जिस तरह से भी हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे हम उसमें आगे बढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एक आसन पर बैठना, समानता का भाव रखना एक बात है, लेकिन जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं, एक जगह से चुनकर आते हैं, तो वहाँ के लोगों की भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं आपसे। ऐसे में एक रोल के साथ दूसरे रोल को भी निभा पाना थोड़ा मुश्किल है और ज़्यादा जिम्मेदारी वाला है। ऐसे में आप जनता की समस्याएं, उनके समाधान, उनको समय किस तरह से कर पाते हैं आप, खासतौर पर अगर मैं आपके क्षेत्र की बात करूँ तो? देखिए, मैं जनप्रतिनिधि होने के कारण से ही आज विधानसभा अध्यक्ष हूँ और ये बात सही है कि जहाँ से आप चुनकर आते हैं लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। मैं पिछले 10 वर्षों से विधायक के नाते मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास करने का बहुत प्रयास किया है और बहुत बड़े बड़े परियोजनाएं, मेडिकल यूनिवर्सिटी, एनसीसी एकेडमी, रिंग रोड, बहुत कॉलेजेस, ITIs, हमने एजुकेशन में हमने काम किया है। हमने महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक पहला ट्रेनिंग सेंटर जो हरियाणा का होगा उसका काम अभी शुरू हुआ है, ताकि हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को भी एक हम ट्रेन करके उनकी जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं वो उसकी क्वालिटी और बेहतर हो। तो उस नाते से मैंने अपनी विधानसभा के लिए लगातार जो काम किया है, मैं लगातार उस पर आगे बढ़ता रहूँगा, क्योंकि वो मेरी पहली जिम्मेवारी भी बनती है। मगर एज स्पीकर ऑफ हरियाणा विधानसभा ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि मैं हाउस को बिल्कुल एक न्यूट्रल वे में चलाऊं, इम्पार्शल होकर मैं इस सीट के इस रोल को जस्टिफाई करूं और मेरा ये कोशिश रहेगी कि हरियाणा की विधानसभा उस दिशा में बढ़े जिसके अंदर किसी भी सदस्य को किसी प्रकार का कोई संकोच ना हो अपनी बात रखने का। और मैं इस बात को अपने
हाउस के अंदर भी बोल चुका हूँ कि जितनी सार्थक चर्चा होगी उसके लिए समय वो हर हाल में उपलब्ध होगा। मैं कभी भी समय की कमी नहीं रहने दूंगा। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी ने भी कई बार इस बात को कहा है कि हाउस अगर लंबा चलेगा तो हमें अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि चाहे उसमें मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे स्पीकर के नाते, या हमारा एक हाउस है, सभी मेंबर्स हैं, सब एक दिशा में हम सोच रहे हैं और हम मिलकर अपने प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाएं, इस लक्ष्य के साथ मिलकर हम इस हाउस को चलाएंगे। हरियाणा प्रदेश में अगर मैं कुछ बड़े बदलावों की या कुछ बड़े कदमों की बात करूं, तो आप आने वाले समय में वो कौन से बड़े कदम होंगे जिनके बारे में सोचते हैं? देखिए, हरियाणा प्रदेश में जो मैंने पिछले समय में देखा है, अनुभव किया है और उल्लेखनीय है, जो पारदर्शिता बढ़ी है, जो ऑनलाइन व्यवस्थाएं मजबूत हुई हैं, जो मेरिट को आगे रखा गया है, चाहे वो रिक्रूटमेंट की बात है। मैं समझता हूँ कि जब भी कोई अच्छा बदलाव आता है तो वो बदलाव लगातार चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी कार्य का परिणाम वो जल्दी नहीं आता। इसलिए जितने अच्छे विषय चले हैं, ये विषय आगे इसी तरह से बढ़ें। और हरियाणा को एक लोकेशनल एडवांटेज है, क्योंकि हम दिल्ली के सराउंडिंग ये एक स्टेट है, और जिस प्रकार से हरियाणा पिछले कई वर्षों में आगे बढ़ा है, जिस प्रकार से एक नेशनल हाईवे का एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, मुझे लगता है कि हरियाणा बहुत आगे निकलने वाला है। और आने वाले समय के लिए मैं हरियाणा को एक ऐसे राज्य के रूप में देखता हूँ जो पूरे देश का एक ऐसा आदर्श राज्य हो, जहाँ पर एक सुशासन की जो एक कल्पना होती है, और वो सुशासन की स्थापना की दिशा में सरकार ने कदम उठाए भी हैं। और आने वाले समय में भी हम प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपनी संस्कृति से जुड़कर, अपनी जड़ों से जुड़कर, हम लोगों की एक जो समस्याएं हैं, एक गरीब आदमी, आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंच सकें, आखिरी व्यक्ति की समस्याओं को हम दूर कर सकें। और निश्चित रूप से जब प्रदेश आगे बढ़ेगा, सुशासन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर तरक्की अपने आप होती है। जिस तरीके से एक इन्वेस्टमेंट आती है, जिस तरह से एक अच्छा वातावरण लोग देखते हैं कि कहाँ पर हम और आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसा राज्य हरियाणा होगा। 2014 में पानीपत से प्रधानमंत्री ने एक बुलंद नारा दिया था, बेटी बचाओ। 10 वर्ष हो गए हैं, संसद में नारी शक्ति वंदन हो रहा है। अगर आज मैं नारी की स्थिति या बेटियों के उत्थान या नारी शक्ति वंदन की विधानसभा में ही बात करूं, तो क्या स्थिति है? देखिए, हरियाणा वो धरती है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश पूरी मानवता, पूरे संसार को दिया। ऐसी धरती से प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक विषय रखा, एक संदेश उन्होंने दिया, एक अभियान उन्होंने चलाया, उसके सार्थक परिणाम आए हैं। हरियाणा के अंदर हमने इस चीज़ का अनुभव किया है। वर्तमान हमारी 15वीं विधानसभा के अंदर इस बार मुझे खुशी है कि हमारी महिला सदस्य बढ़कर आई हैं, और आने वाले समय में भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और निश्चित रूप से जो ये विषय है, इसके बिना समाज और राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता, ऐसा हम समझते हैं, और इस तरीके से हम आने वाले समय में भी काम करेंगे। अगर मैं राजनीति से इतर बात करूं, तो क्या कुछ रुचियां हैं आपकी? क्या खुद के लिए समय निकाल पाते हैं? बहुत सारी रुचियां हैं। ये बात अलग है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक राजनीति में सक्रियता के नाते, इस रोल में सभी वो रुचियां उस तरीके से नहीं आगे बढ़ पाती, पर फिर भी मैं समय निकालता हूँ। मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक़ है, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, बागबानी मेरा बहुत प्रिय है, और पौधों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अलग अलग स्टेट्स में जाकर वहाँ के व्यंजन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खाना, वो सब बहुत मुझे अच्छा लगता है। और जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं निश्चित रूप से अपनी रुचि को आगे रखता हूँ। कहाँ जाना पसंद करते हैं? देखिए, मैं लगभग हर स्टेट में मैं गया हूँ, और हर स्टेट की अलग अलग अपनी विशेषताएं हैं। हर स्टेट में जाकर वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों से मिलना, और एक समानताएं भी मिलती हैं। विविधता में एकता, ये हमारे देश की खूबसूरती है। और जब हम ट्रैवल करते हैं अलग अलग राज्यों में, तो हमें वास्तव में उसका आभास भी होता है। फिर भी जो साउथ की स्टेट्स हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। युवाओं के लिए कुछ विशेष संदेश? देखिए, युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि युवा हमारा देश है,
बहुत बड़ी आबादी हमारी युवाओं की है, परंतु वो केवल आंकड़ों से नहीं देखनी चाहिए। युवा जिस ओर बढ़ेगा देश भी उसी तरफ आगे बढ़ेगा। युवा अगर तरक्की की ठानेगा तो देश तरक्की करेगा। और युवाओं को खास तौर पर कहना चाहूँगा कि अपने देश और संस्कृति को गहराई से समझने का प्रयास करें। समाज के अंदर अपनी एक जुड़ाव बनाकर रखें। इससे न केवल एक अच्छे नागरिक बल्कि समाज से जुड़ाव के साथ साथ एक हिस्सेदारी की जो एक प्रक्रिया होती है उसके अंदर उसमें आगे बढ़ने का एक विषय युवाओं के अंदर आएगा। युवा खुद का अध्ययन करें, अपने ऊपर एक विश्वास रखें, अपना लक्ष्य तय करें। वो लक्ष्य तय करके एक बात याद रखें कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल मेहनत, परिश्रम और इससे भी बढ़कर अगर मैं कहूँ संयमित परिश्रम। ये मेरे जीवन का एक जो मैंने अनुभव किया है कि हम परिश्रम करें, लक्ष्य निर्धारित करके और संयम भी रखें। एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनते हुए हम जीवन में आगे बढ़ें। ना केवल समाज को हम उसका लाभ दें बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। ये मैं अपील सभी युवा वर्ग से करूँगा। एक लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है आपका, बहुत से किस्से हुए होंगे, ऐसा कोई किस्सा जो कभी भुलाए नहीं भूलता? आज से लगभग 20 साल पहले की मेरी पैदल यात्रा, वो मेरे जीवन का एक ऐसा अनुभव जब मैंने अपनी घरोंडा विधानसभा के सभी 104 गांव की पैदल यात्रा की थी। 18 दिन की उस पैदल यात्रा में लगभग 450 किलोमीटर का वो सफ़र, और हर रात एक गांव में मेरी बीतती थी। और हर रात को गांव के 100-150 या जितने भी लोग सब इकट्ठे होके सब रात को 1-1 बजे तक हम गपशप किया करते थे। कोई गाने सुनाता था, कोई किस्से सुनाता था। तो मैं समझता हूँ वो 18 दिन की मेरी पैदल यात्रा वो एक ऐसा अनुभव है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और एक ऐसा आभास मुझे हुआ कि अगर मैं एक राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा में चल रहा हूँ तो मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। वो लक्ष्य मुझे उस पैदल यात्रा से मिला कि मुझे समाज के लिए क्या करना है, मुझे गरीब व्यक्ति के लिए क्या करना है, और जनप्रतिनिधि अगर कभी बना तो मेरे क्षेत्र के लिए मुझे क्या करना है। और मुझे लगता है कि वो पैदल यात्रा मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट थी। मेरी सोच उससे जो विकसित हुई है उसका मुझे बहुत लाभ हुआ है। और वो जो सोच है वो आज भी आपके जीवन में झलकती है और आपकी पर्सनालिटी में भी नज़र आती है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी अंत में, हरियाणा विधानसभा में बहुत से अधिकारियों से, बहुत से लोगों से हमारी बात हुई। जब आपके बारे में बात होती है तो उनका एक स्टेटमेंट आता है, सर बहुत पंक्चुअल हैं, हर चीज़ बिल्कुल समय पर करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान भी हमने देखा कि आप हर सत्र में मौजूद रहे और आप सबसे आगे रहे। मतलब आप जिम्मेदारी उठाकर सबसे आगे चलते हैं, हर जगह मौजूद रहते हैं, सभी को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हंसते हुए भी रहते हैं और कैसा वक्त निकल जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन आप कभी थकते हुए नज़र नहीं आते। इतना करेज कहाँ से आता है, इतनी पावर कहाँ से आती है, ये एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए, जब भी हम किसी अच्छे लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक ऊर्जा का संचार होता है। और जब हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के जीवन को समझने का प्रयास करते हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वोच्च सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो निश्चित रूप से कुछ करने की एक जिज्ञासा और कुछ करने का एक मन में भाव आता है। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित रहना चाहिए। और एक परिश्रम के साथ साथ हमें अनुशासित होना वास्तव में ज़रूरी है, क्योंकि बिना अनुशासन के हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। संसद टीवी पर आप हमारे साथ मौजूद हुए, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, संसद टीवी पर हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संसद टीवी पर हमारे साथ थे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, जो ये कहते हैं कि यदि आपके अंदर जज्बा है, यदि आप पूरे समर्पित होकर जनता के लिए कार्य करते हैं और आपके अंदर डिसिप्लिन है, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति तो करते ही हैं। साथ ही ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा आप में निरंतर बनी रहती है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपका एक ही लक्ष्य है, जनता की सेवा, राष्ट्र का निर्माण और विकास की ओर कदम।
इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।